वेलकम टू डेली फैक्ट। और हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया है रिगार्डिंग द एचपी जीके क्लासेस एज वेल एज एचपी हाई कोर्ट क्लासेस। और इसमें हमारा टारगेट है कि हम एक क्रैश कोर्स जो है वो एचपी हाई कोर्ट के रिगार्डिंग लेकर आए हैं। जो क्लैरिकल का एग्जाम अभी जो है वो नोटिफिकेशन रिलीज हुई थी और उसकी लास्ट डेट जो है वो 31 दिसंबर है। तो इसके रिगार्डिंग हमारा जो टारगेट है वो है कि 2 से 3 महीने में जो है वो हमें कवर करना है पूरे के पूरे कोर्स को। और इसके रिगार्डिंग जो है वो हम एचपी जीके के साथ साथ जो है वो पॉलिटी को भी कवर करेंगे, यानी कि पॉलिटी की क्लासेस भी रहेगी। और हमारा टारगेट रहेगा कि हम एचपी हाई कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो पॉलिटी को कवर करें। क्योंकि देखो, हाई कोर्ट का एग्जाम है और हाई कोर्ट दैट मीन्स जुडिशरी, और जुडिशरी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्ट लिंक करती है, तो इसलिए पॉलिटी को पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर आर्टिकल्स अमेंडमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर आप हमारे इनिशिएटिव में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप एज वेल एज ऑन टेलीग्राम। प्लस साथ में आप हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको जो है वो डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे। प्लस उसके बाद जो है वो आप अगर हमारी लाइव क्लासेस में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज जो है वो हमारी पॉलिटी की क्लास 1 रहेगी और इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रैम्बल के बारे में। तो बेसिक प्रैम्बल के बारे में अगर हम बात करें तो प्रैम्बल को जो है वो आइडेंटिटी कार्ड कहा गया है। मतलब पूरा संविधान अगर कोई नहीं पढ़ना चाहता, अगर पूरा संविधान कोई नहीं पढ़ना चाहता तो वो प्रैम्बल को पढ़कर ही आइडिया लगा सकता है कि हमारा संविधान में क्या कहा गया है। तो दैट मीन्स इट इज़ द आइडेंटिटी कार्ड। वो एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम बात करें कि पूरी क्लास में कोई नहीं जाना चाहता तो क्लास का जो अटेंडेंस रजिस्टर है उसको देख के अनुमान लगा लिया जाता है कि कितने बच्चे रोज प्रेजेंट रह रहे हैं। अगर हर रोज कोई क्लास में नहीं जा रहा है तो ऑलमोस्ट जो अटेंडेंस रजिस्टर है उससे आइडिया लगाते हैं। तो वैसे ही प्रैम्बल का भी कंसेप्ट है कि अगर कोई पूरा संविधान नहीं पढ़ना चाह रहा, कोई नहीं पढ़ पा रहा पूरा संविधान, तो वो सिर्फ प्रैम्बल को पढ़ के जो है वो हमारे संविधान का क्या नेचर है, ठीक है, क्या पॉलिटी हम फॉलो करते हैं, किस तरह का हमारी गवर्नमेंट सिस्टम है, गवर्नमेंट के वेलफेयर के कंसेप्ट क्या आते हैं, वो सभी जो है वो प्रैम्बल से क्लियर हो जाते हैं। तो प्रैम्बल को जो एक तरह से जो है वो आइडेंटिटी कार्ड या इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट भी कहा गया है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हमें याद रखना है कि हमारा प्रैम्बल डिक्लेयर करता है कि भारत क्या है, एक सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। वही है कि भारत का नेचर कैसा है। अब पहला पॉइंट हमें याद रखना है कि ये वर्ड सोशलिस्ट और सेकुलर जो है वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड कर रखे हैं। तो जब हमारा जो है वो संविधान बना था 26 नवंबर 1949 या फिर 26 जनवरी की अगर हम बात करें, तो उस टाइम पे भारत जो है वो सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ही था। यानी कि ये तीन वर्ड्स ही जो है वो यहाँ पर मेंशन थे। सोशलिस्ट और सेकुलर जो है वो 42nd अमेंडमेंट से ऐड कर रखे हैं। जो प्रैम्बल है ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर बेस्ड है, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है वो इंट्रोड्यूस किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 13 दिसंबर। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। 13 दिसंबर 1946 में इंट्रोड्यूस किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की अगर हम बात करें तो ये जो है वो कैबिनेट मिशन के अंडर बन रखी थी, जिसमें जो है वो आपका इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड मेंबर्स थे, एक तरह से नॉमिनेटेड मेंबर्स थे इसमें। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो मेन काम था वो संविधान बनाना था। तो इसके रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया था जिसमें ये कहा गया था कि इस तरह का संविधान बनाया जा सकता है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जो जो कहा गया था, लाइक इंडिपेंडेंट सॉवरन रिपब्लिक होगी जो गवर्न किसके थ्रू होगी, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू होगी। एक यूनियन ऑफ इंडिया की बात जो है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में की गई। यहाँ पर कहा गया कि ऑटोनोमस यूनिट्स होंगी, यानी कि पावर्स होगी, जैसे आपका अगर हम बात करें यूपीएससी हो गया, स्टेट स्टेट इलेक्शन कमीशन हो गया, इलेक्शन कमीशन, तो इस तरह से यूनिट्स होंगी। प्लस साथ में ये कहा गया कि अगर हम संविधान बना रहे हैं तो वो इंश्योर करेगा जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी। साथ में माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जाएगा। तो दैट मीन्स ये लिंक कर रहा है फंडामेंटल राइट्स के साथ, कि फंडामेंटल राइट्स के साथ भी तो है वो ब्रॉडली जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उसमें बताया गया। प्लस उसके बाद ड्राफ्टिंग की अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट रहता है, बी एन राव जो है वो लीगल एडवाइजर थे। और बी एन राव ड्राफ्टेड अ वर्जन ऑफ द प्रैम्बल। इन्होंने जो है वो ड्राफ्ट किया था और उन्होंने कहा था वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही रहता है। और ये जो ड्राफ्ट है वो रिप्रेजेंट किया गया था 4 जुलाई 1947 को। और अडोप्टेशन की अगर हम बात करें तो 22 जनवरी 1947 को फाइनली जो है वो जो रेजोल्यूशन था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था उसको जो है वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने जो है एक्सेप्ट किया था। तो प्रैम्बल के रिगार्डिंग सबसे पहले देखो इंपॉर्टेंट है कि एज एन एस्पिरेंट जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको प्रैम्बल जो है वो लर्न होना चाहिए पूरा। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice। अब यहां पर तीन फॉर्म्स बात की जा रही है जस्टिस की, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इससे बाहर नहीं कुछ भी। कहीं पे भी याद रखना, यहां पर लिबरल जस्टिस की बात नहीं की गई, यहां पर सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है। लिबर्टी की अगर हम बात करें तो ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, तो ये एक्सप्रेशन भी आपको मिलता है प्रैम्बल में। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, ensuring dignity
एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, तो याद रखना डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करना, प्लस साथ में यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो जो इंटीग्रिटी है ये भी जो है वो वर्ड बाद में जो है वो हमारे संविधान में ऐड किया गया, हमारे प्रेम्बल में ऐड किया गया। और इसमें जो है वो प्रेम्बल के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है, दैट इज इन आर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 डू हेयर बाय अडॉप्ट एनेक्ट एंड गिव आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अभी आपने जो आंसर राइटिंग में जो मिस्टेक की थी ना, वो यहां से क्लियर हो जाएगी पूरी। यहां पर अडॉप्ट और एनेक्ट लिख रखा है, इंप्लीमेंटेशन 26 जनवरी से हो रखी है जब हम रिपब्लिक बने। तो याद रखना 26 जनवरी 1950 को हम रिपब्लिक बने हैं, उससे पहले हम सिर्फ एक आजाद देश थे। की फीचर्स की अगर हम बात करें हमारे प्रेम्बल के रिगार्डिंग, तो प्रेम्बल को एक तरह से जो है वो गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह माना जाता है, और समरी जो है वो हमारे जो है वो संविधान की प्रोवाइड करता है। सोर्स ऑफ अथॉरिटी के बारे में कहा गया है, प्रेम्बल में ही मेंशन्ड है सिर्फ, याद रखना सोर्स ऑफ अथॉरिटी तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी पावर कहां से ले रहा है, लोगों से पावर ले रहा है, तो ये प्रेम्बल में मेंशन्ड है। डेट ऑफ अडॉप्शन 26 नवंबर 1949, डेट ऑफ एनेक्टमेंट भी जो है आपका 26 नवंबर 1949 है, लेकिन जो डेट ऑफ आपका इंप्लीमेंटेशन बनती है दैट इज 26 जनवरी 1950। फिर उसके बाद कीवर्ड्स की अगर हम बात करें तो सॉवरन यहां पर पहला वर्ड आता है। सॉवरन का मतलब क्या हो गया कि फ्री फ्रॉम द एक्सटर्नल, लाइक कोई भी जो है वो बाहरी पावर नहीं होगी जो भारत को कंट्रोल करे। भारत का अपना संविधान, अपना कॉन्स्टिट्यूशन, यही जो है वो भारत के ऊपर रूल करेगा। हमारा संविधान ही सब कुछ है, संविधान से ऊपर कुछ नहीं है, हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। और जब हम ये संविधान बना रहे हैं उस टाइम पे भी कोई फॉरेन इन्फ्लुएंस नहीं है, ऐसा जो है वो यहां पर कहा गया। सोशलिस्ट का मतलब क्या हो गया कि एक तरह से सोशलिस्ट लिंक करता है सोशलिज्म के साथ, और सोशलिज्म लिंक करता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के साथ। अब देखो कैसे, सबसे पहले सोशलिस्ट में ये कहा गया वेलफेयर, मतलब कैसे वेलफेयर होगा। हमारे ना जनरली क्या होता है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दो तरह के सेक्टर होते हैं, नॉर्मली समझना इसको, दो तरह के जो है वो सेक्टर होते हैं, एक होता है एक पब्लिक, एक प्राइवेट, और दूसरा होता है आपका पब्लिक। तो ये जो पब्लिक है, पब्लिक का मतलब हो गया सोशलिज्म, पब्लिक का मतलब सरकारी, यानी कि सरकार जब वेलफेयर को प्रमोट कर रही है तो वो जो प्रमोशन होती है वो होती है सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स के अंडर। और ये जो है वो वर्ड ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंडर, तो जो ईयर है ये याद करने काफी इंपॉर्टेंट है। प्लस साथ में ये कहा जाता है, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, टू अचीव एम सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, कि हमें सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी को जो है वो अचीव करना है। और इसके रिगार्डिंग जो इनिशिएटिव आता है दैट इज रेगुलेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि स्टेट क्या करेगी, रेगुलेट करेगी रिसोर्सेज को, पब्लिक रिसोर्सेज को, और साथ में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। अभी सोशलिज्म में एक कंसेप्ट और भी आता है यहाँ पर, वो ये कि वेल्थ की कंसेंट्रेशन फ्यू पीपल के हाथ में नहीं होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल कम लोगों के हाथ में जो है वो वेल्थ नहीं जानी चाहिए। इसमें यह कहा गया कि पूरा का पूरी वेल्थ जो है वो एक तरह से बैलेंस अप्रोच में चलनी चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है सेकुलर। सेकुलर वर्ड ओरिजिनली हमारे संविधान में मेंशन नहीं था, हमारे प्रेम्बल में नहीं था, लेकिन इसको ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के साथ, और ये इंपॉर्टेंट भी है, रिसेंटली न्यूज में भी चल रहा है। सेकुलरिज्म जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। अब धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है वो इसको हम नॉर्मली लैंग्वेज में कह सकते हैं। अब देखो पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया कि जब स्टेट क्या कर रही है, सारे रिलीजन्स को एक्सेप्ट कर रही है। जब स्टेट ने कहा कि वी आर एक्सेप्टिंग ऑल रिलीजन्स, तो इट कवर अंडर द पॉजिटिव सेकुलरिज्म। तो जब स्टेट कह रही है, नेक्स्ट पॉइंट में, जब स्टेट कह रही है कि वी आर नॉट एक्सेप्टिंग एनी रिलीजन, हमने कहा कि हम भी सेकुलर है लेकिन हम किसी रिलीजन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसका एग्जाम्पल बनता है फ्रांस, और यहां पर कहा जाता है नेगेटिव सेकुलरिज्म। भारत में आता है पॉजिटिव सेकुलरिज्म और फ्रांस में आता है नेगेटिव सेकुलरिज्म। फिर उसका डेमोक्रेटिक यहां पर वर्ड आता है, यानी कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें हम देखते हैं इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस में हम जो है वो अपने एमपीज को इलेक्ट करते हैं या एमएलएज को इलेक्ट करते हैं। फिर वो एमपी और एमएलए हमारे प्रतिनिधि होते हैं और वो क्या करते हैं, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में बैठते हैं, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनती है, और फिर जो है वो भारत के ऊपर रूल किया जाता है। और इसके लिए कहा जाता है गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल। तो वो कंसेप्ट यही आता है कि सबसे पहले हमने क्या किया, वोट डाला, वोट डाला, फिर कोई पार्टी कोई कैंडिडेट जीता, फिर वो कैंडिडेट किसी पार्टी से बिलोंग कर रहा था, फिर वो पार्टी जीती, उसने मेजोरिटी लाई, फिर वो जब मेजोरिटी लेकर आए तो उन्होंने सरकार बनाई। और सरकार कहां से बनती है सेंटर में, मैंने आपको बताया था लोकसभा से, याद रखना सरकार जो है वो लोकसभा से बनती है। और फिर लोकसभा के बाद अगर हम बात करें सरकार बनी, तो जब सरकार बनी तो इसको कहा जाता है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्लस साथ में डेमोक्रेसी जो है वो दो तरह की डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जाता है, पहला है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, दूसरा है सोशल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इंश्योर करता है फंडामेंटल राइट,
फंडामेंटल राइट्स जो है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को बनाते हैं, और डीपीएसपी जो है वो सोशल डेमोक्रेसी, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये प्रमोट करते हैं आपका सोशल डेमोक्रेसी को। और इक्वालिटी और सोशल जस्टिस जो आपका जो है वो आता है आपका सोशल डेमोक्रेसी में, और फ्री इलेक्शन और वोटिंग राइट आपका आता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में। तो जब भी ये कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स कैसे इंश्योर करते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को, तो उसमें हम एक बता सकते हैं रिप्रेजेंटेशन का एग्जाम्पल, और दूसरा बता सकते हैं फेयर इलेक्शन और वोटिंग राइट। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है दैट इज रिपब्लिक, यानी कि भारत एक रिपब्लिक जो है वो रिपब्लिकन कंट्री है, जिसमें हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड है, हेरिडेटरी नहीं। अब हमारे यहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा, बताओ मुझे, हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा हमारे यहाँ पे? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम इलेक्ट करते हैं? नहीं, डायरेक्टली तो नहीं। डायरेक्टली तो नहीं, हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। और इंडिया रिपब्लिकन नेशन है, और जहां पर प्रेसिडेंट जो वो इलेक्टेड हेड होता है, हेड ऑफ द स्टेट हो गया प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट हो गया पीएम, ठीक है। और हमारा जो यहाँ पर प्रेसिडेंट है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स अगर हम बात करें हमारे संविधान के या प्रेम्बल के, तो इसमें आता है जस्टिस। अब 3 डायमेंशन है जस्टिस के, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। मतलब सोशल जस्टिस इंश्योर करना, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस कैसे इंश्योर कर रहे हैं, जब हम कह रहे हैं कोई भेदभाव नहीं होगा। इकोनॉमिक जस्टिस जब हम कह रहे हैं वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। पॉलिटिकल जस्टिस जब हम सबको इक्वल राइट दे रहे हैं, इक्वल राइट टू वोट दे रहे हैं। और 18 साल या 18 साल से ऊपर जितने भी लोग होते हैं उन सभी को वोट डालने का अधिकार है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इरिस्पेक्टिव ऑफ रीजनल लोकेशन। चाहे वो आप पांगी रीजन में रह रहे हो, चाहे वो कहीं भी किसी भी दूर दराज क्षेत्र में रह रहे हो, उन सभी को भी जो है वो आपका वोट डालने का अधिकार है। दैट इज पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी ऑफ थॉट, कुछ भी सोचने का अधिकार। एक्सप्रेशन, आपने जो आपने सोचा उसको एक्सप्रेस करना। बिलीफ, आप विश्वास कर सकते हैं। फेथ, आप किसी में भी फेथ कर सकते हैं। और वर्शिप, आप किसी की भी पूजा कर सकते हैं। तो ये सभी यहाँ पर आते हैं। तो इससे ये क्लियर होता है कि इंडिविजुअल ऑटोनोमी को भी इंश्योर किया जा रहा है, यानी कि हमारे जो पर्सनल राइट्स है उनको भी यहाँ पर जो है वो प्रोटेक्ट किया जा रहा है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी का कंसेप्ट आता है कि आपको एक तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी है और एक इक्वल स्टेटस पर लेकर जाना है सभी को, ऐसा अमीर गरीब वाला कंसेप्ट हटाना है ये सब। तो यहाँ पर जो है वो आपका ग्राउंड्स आते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कास्ट के ग्राउंड पे, ठीक है, जेंडर के ग्राउंड पे, रिलीजन और रेस, इन सभी ग्राउंड्स पर जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा जो है वो कहा गया है प्रेम्बल में। देन उसका फ्रेटर्निटी की अगर हम बात करें तो प्रमोट ब्रदरहुड, मतलब भाईचारा प्रमोट करना, और यूनिटी अमंगस द सिटीजन। अब ये हमारी ड्यूटी भी है, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है, और इट इज मेंशन इन प्रेम्बल। तो ये जब प्रेम्बल में मेंशन था तो उसके बाद समझा गया कि सरकार का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सरकार ही नहीं करेगा, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी इंक्लूड करो कि लोगों की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ब्रदरहुड को प्रमोट करें। अब सरकार कब तक पीस बना शांति बना के रखेगी अगर लोग ही कोशिश नहीं करेंगे? तो लोगों की कोशिश करवाने के लिए फंडामेंटल ड्यूटी में जो है वो ऐड किया गया फ्रेटर्निटी को। देन इसके बाद प्रेम्बल को अमेंडमेंट की, प्रेम्बल में अमेंडमेंट की जा सकती है, और 42nd अमेंडमेंट हुई थी 1976 में, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, याद रखना। तो ये है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इसको कहा गया है। और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर जो है वो 3 वर्ड्स जो है वो ऐड कर रखे हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी को ऐड किया गया है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, और सोशलिस्ट और सेकुलर। तो जब आप पूरा कंसेप्ट अभी बनाते हैं तो अब बनाते हैं सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। लेकिन जब हम बात करते हैं 1950s में, 1950 में, तो उस टाइम पे हम सिर्फ सॉवरन थे, डेमोक्रेटिक थे और रिपब्लिक थे। लेकिन ये 2 वर्ड्स बाद में ऐड किएंगे। तो ये बिल्कुल बेसिक है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ रखा है इस तरह से। सिग्निफिकेंस क्या रहता है प्रेम्बल का? तो पहला सिग्निफिकेंस रहता है कि रिफ्लेक्शन है हमारे संविधान की, कि अगर कोई संविधान को पूरा नहीं पढ़ता है, संविधान के जितने भी आइडल्स हैं, जिस तरह से संविधान का नेचर है, वो सभी प्रेम्बल में मेंशन्ड है। देन उसके बाद इंस्पिरेशनल वैल्यूज है, मतलब क्या है कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उनकी जो एस्पिरेशंस थी, जैसे कि जस्टिस, इक्वालिटी हो गया, थॉट एक्सप्रेशन हो गया, कोई भी जो है वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी, तो दैट इज मेंशन इन योर प्रेम्बल। उसके बाद इंटरप्रिटेशन, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट, देखो समझना ध्यान से इसको, कि प्रेम्बल जो है वो नॉन जस्टिसेबल इन नेचर होता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंजेबल नहीं है, लेकिन इसके जो प्रोविजंस है उसको इंटरप्रिटेशन के लिए जो वो सुप्रीम कोर्ट फॉलो कर सकता है। कि अगर सुप्रीम कोर्ट या फिर जुडिशरी क्या कर सकता है कि जो मेंशन्ड है प्रेम्बल में उसको इंटरप्रिटेट कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू द केसेस। जैसे फॉर एग्जांपल कि जस्टिस की अगर हम बात करते हैं, और जस्टिस अगर हम बात करते हैं सोशल जस्टिस, अभी सोशल जस्टिस के रिगार्डिंग अगर कोई केस जो है वो पार्लियामेंट में आता है, केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आता है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? सोशल जस्टिस में प्रेम्बल का जो है वो इन प्रेम्बल को फॉलो कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू द इंटरप्रिटेशन, की जब सुप्रीम कोर्ट को जो है वो इंटरप्रेट करना है।
देन प्रेम्बल हमारे संविधान का पार्ट है या नहीं, इसके ऊपर काफ़ी डिबेट या बहस रहती है। तो बेसिक सबसे पहला पॉइंट हमें याद रखना है कि प्रेम्बल हमारे संविधान का पार्ट है। एक केस हुआ था बिरुबुरी यूनियन केस। बिरुबुरी यूनियन केस में क्या हुआ था, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेम्बल जो है वो हमारे संविधान का पार्ट नहीं है। अब बिरुबुरी क्या है, जगह थी वेस्ट बंगाल में, और ये जगह जो है वो अमेंडमेंट के थ्रू संविधान में अमेंडमेंट की गई और पाकिस्तान को, ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश को, उस टाइम के बांग्लादेश को दे दी गई। ध्यान से समझना इसको, उस टाइम के बांग्लादेश को दे दी गई। अब कंसेप्ट कैसे लिंक करता है यहाँ पे, ये हमें समझना है। तो देखो बेसिक जो हमें यहाँ पर याद रखना है वो ये कि बिरुबरी जो है, जिससे क्या हो रहा था कि प्रॉपर्टी जारी थी, यानी कि उस टाइम पे 44th अमेंडमेंट में जो है वो आपका राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव किया गया है एज एन फंडामेंटल राइट। उससे पहले 7 जो फंडामेंटल राइट्स थे उसमें राइट टू प्रॉपर्टी भी था। तो मतलब अगर आप किसी का राइट टू, अगर आप किसी को जमीन दे रहे हो तो दैट मीन्स आप किसी की जमीन ले भी रहे हो, तो दैट मीन्स किसी का फंडामेंटल राइट इफेक्ट हो रहा है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है, फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है बाय फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इसका मतलब क्या है, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है। और यहाँ पर ये क्लियर होता है कि प्रेम्बल जो है वो इंटीग्रल पार्ट नहीं है हमारे संविधान का। बट लेकिन उसके बाद क्या हुआ, केशवानंदा भारती केस। अब केशवानंदा भारती केस से पहले एक स्टोरी आती है, ठीक है, और स्टोरी से पहले एक केस आता है 1967 का, दैट इज मिनर्वा मिल केस, गोलकनाथ केस, नॉट मिनर्वा मिल केस, गोलकनाथ केस। अब इस केस में यहां पर क्या कहा गया गोलकनाथ केस में कि प्रेम्बल, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो आर्टिकल 368 है, जिसका दावा करके, याद रखना आर्टिकल 368 जिसको फॉलो करके प्रेम्बल में या फिर संविधान में अमेंडमेंट जो है वो हमारा जो है वो सरकार करती है, उसमें सिर्फ पावर मेंशन है, प्रोसीजर नहीं। दैट मीन्स यहां पर यह क्लियर होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पार्लियामेंट जो है वो संविधान में अमेंडमेंट नहीं कर सकती, सॉरी आपका क्या प्रेम्बल जो है, प्रेम्बल यानी कि फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट नहीं कर सकती, ऐसा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। देन उसके बाद यहाँ पर फिर पार्लियामेंट की तरफ से एक्शन आता है, वो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं और ये आर्टिकल 368 को अमेंड करते हैं। और यहाँ पर कहते हैं पावर एंड प्रोसीजर दोनों अभी जो है वो पार्लियामेंट के पास है। फिर केशवानंदा भारती केस आता है। तो केशवानंदा भारती केस में जो 24th अमेंडमेंट थी ये चैलेंज हुई थी सबसे पहले, और इसमें यह कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो ये कह दिया कि ठीक है आप अमेंडमेंट कर लो, नो डाउट, आप फंडामेंटल राइट्स में भी अमेंड कर सकते हैं, पावर और प्रोसीजर दोनों ठीक है आर्टिकल 368 में, और आप आर्टिकल 368 को भी अमेंड कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कहा बेसिक स्ट्रक्चर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको बेसिक स्ट्रक्चर को इफेक्ट नहीं करना है। तो केशवानंदा भारती केस में डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आ रखा है, मतलब आप एक मूल स्ट्रक्चर को इफेक्ट नहीं करोगे, बाकी अमेंडमेंट आप जितनी मर्जी करते रहो। तो यहाँ पर जब मूल स्ट्रक्चर की बात की गई तो उन्होंने कहा कि प्रेम्बल भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंटीग्रल, मतलब ये जो है वो इंटीग्रल पार्ट है हमारे संविधान का। देन उसके बाद एक LIC केस हुआ था 1995 में, जिसमें भी जो है वो कहा प्रेम्बल को कि ये जो है वो इंटीग्रल पार्ट है हमारे संविधान का। देन उसके बाद फिलॉसफी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो आपको हमारे फ्रीडम फाइटर्स के एस्पिरेशंस मिलेगी। लीगल स्टेटस अगर हम बात करें, फंडामेंटल राइट्स, अदर देन फंडामेंटल राइट्स आपको कुछ राइट्स मिलेंगे। यूनिवर्सल वैल्यूज़ आपको मिलेगी, जैसे कि इक्वालिटी, लिबर्टी हो गया आपका, जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल हो गया, तो ये सभी जो है वो यूनिवर्सल वैल्यूज़ है। इसके बाद लिमिटेशंस भी रहती है प्रेम्बल के रिगार्डिंग नॉन जस्टिसेबल। मान लीजिए अगर सरकार जो है वो प्रेम्बल को इग्नोर कर रही है, सरकार क्या कर रही है, प्रेम्बल पर ध्यान नहीं दे रही है, तो उस केस में क्या होगा यहाँ पर कि प्रेम्बल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंजेबल नहीं है, दैट मींस इट इज ए नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। प्लस साथ में प्रेम्बल जो है वो सिर्फ सिंबॉलिक इन नेचर है, मतलब एक सिर्फ सिंबॉलिक नेचर बताता है, कोई एग्जैक्ट पावर नहीं है। देन उसके बाद कंक्लूजन आप बना सकते हैं सिंपल, जिसमें आप बता सकते हैं कि प्रेम्बल जो है वो सोल है हमारे संविधान की, और जो है वो ये जो है वो एक तरह से इंक्लूड करता है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड फिलॉसफी, और जो गाइड कर रही है हमारे नेशन को। वाइल इट इज़ नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, लेकिन फिर भी जो इंस्पिरेशंस है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट इसको फॉलो करता है और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को भी प्रमोट करता है, प्लस साथ में एक भारत का जो नेचर है उसको भी ये रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर भारत को जो है वो एक डेवलप्ड कंट्री बनना है तो उसको जितने भी जो प्रोविजंस या जितने भी जो हमारे फीचर्स हैं जो प्रेम्बल में मैंशनड है उसको प्रॉपरली जो है वो फॉलो करना चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पर जो है वो क्वेश्चंस है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन रहता है दैट इज कि द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज, ये यूपीएससी 2020 में पूछा गया है, और इसमें अगर हम बात करें कौन सी स्टेटमेंट जो है इसमें से करेक्ट होगी, अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट नो लीगल इफेक्ट, दिस इज नॉट, ठीक है। सेकंड उसके बाद हो गया
नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हैज नो लीगल आइदर इफेक्ट। तो देखो ये तो क्लियर होता है कि हमारे संविधान का पार्ट है प्रेम्बल, ठीक है। अब पार्ट ऑफ संविधान है लेकिन नो लीगल इफेक्ट, नो लीगल मतलब क्यों, क्योंकि देखो इंटरप्रिटेशन कर सकता है, तो ये भी गलत हो जाता है। फिर उसका क्या आता है, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज सेम लीगल इफेक्ट एज द अदर आर्ट, एज द अदर पार्ट। तो ऐसा तो नहीं है, जैसे अगर मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स क्या है, वो जस्टिसेबल इन नेचर है, लेकिन प्रेम्बल तो नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है, प्रेम्बल क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे संविधान का पार्ट है, बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर। लीगल इफेक्ट नहीं है क्योंकि देखो इंटरप्रिटेशन हो रही है, इंटरप्रिटेशन होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट अपने अकॉर्डिंग करता है, लीगली नहीं है, क्यों, क्योंकि नॉन जस्टिसेबल है। तो पहले में ये इस तरह से जो है वो हम इसको बना सकते हैं, इसका आंसर जो है वो ऑप्शन डी होगा, और ये यूपीएससी के आंसर है, और यूपीएससी की स्टेटमेंट हमेशा टफ रहती है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो लिंक करता है एक तरह से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एम्बॉयडेड इन द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा नहीं है। लिबर्टी ऑफ थॉट है, ठीक है, याद रखना, इकोनॉमिक लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ। इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है, लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ, फेथ, एक्सप्रेशन, वर्शिप, तो वो पांच है, तो वो पांच ही है, तो याद रखना इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है, माइंड मेकर्स, द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपके पास ऑप्शन है प्रेम्बल, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी। तो देखो है तो सभी में, लेकिन जब प्रेम्बल आता है तो प्रेम्बल इन सभी का पार्ट है, प्रेम्बल में जो मेंशन्ड है वो सभी इन तीनों में है, तो हम इसका आंसर जो है वो प्रेम्बल बनाएंगे, और ये यूपीएससी 2017 में पूछा गया है। देन उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वो रहेगा, इकोनॉमिक जस्टिस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन वन ऑफ द इंडियन प्रोवाइडेड इन। ये इकोनॉमिक जस्टिस का कंसेप्ट कहां पर प्रोवाइडेड है, आपका पहला ऑप्शन आता है प्रेम्बल में और फंडामेंटल राइट्स में, प्रेम्बल और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, और नन ऑफ दिस। अब देखो फंडामेंटल राइट्स में तो पॉलिटिकल जस्टिस बता रखी है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बता रखी है, इकोनॉमिक नहीं, दैट मीन्स ये तो गलत हो जाता है, और ये दोनों जो है वो गलत हो जाते हैं। प्रेम्बल में इकोनॉमिक जस्टिस बता रखी है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, और डीपीएसपी में कहा गया है सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस। तो इस तरह से जो आंसर बन जाएगा दैट इज ऑप्शन बी, और एलिमिनेशन मेथड को फॉलो करके भी जो है वो आप अपने आंसर्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी पॉलिटी की क्लास 1 विद रिस्पेक्ट टू द हाई कोर्ट। तो जितने भी आर्टिकल्स अमेंडमेंट हमने पढ़ी है वो सभी की सभी लर्न होनी चाहिए आपको क्लास के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर।